Hello doctors, welcome, and today we are going to discuss hemoglobinopathies. Okay, so hemoglobinopathies means hemoglobin की pathology. It is of two types, that is either qualitative यानी quality में कोई problem है hemoglobin की, और the quantitative one. In qualitative, quality of hemoglobin altered है, यानी कि जो normal HbA होता है उसकी जगह HbS बन रहा है. Okay, amount में कोई problem नहीं है. Example हो जाएगा इसका sickle cell anemia, जिसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. सेकंड वन इज द क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी में प्रॉब्लम होती है. ओके, जैसे कि थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन के अल्फा एंड बीटा चेन है ना, उनका नंबर कम हो जाता है, इधर अल्फा और बीटा चेन का. सो दिस इज अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन. एंड नाउ लेट्स सी अबाउट द सिकल सेल एनीमिया इन लिटिल डिटेल. सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब क्या होता है, हसिया या फिर हुक या फिर क्रिसेंट बोल सकते हैं, जिसको पैथोलॉजी की लैंग्वेज में ड्रैपनोसाइट्स भी कहा जाता है. ओके, कौन सी सेल की बात हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे आरबीसीज की बात हो रही है. और एनीमिया, हाउ वी डिफाइन एनीमिया, एनीमिया इज लैक ऑफ हेल्दी आरबीसीज. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिवलेंस, अगर हम फॉरेन ऑथर्स की बुक की बात करें लाइक रॉबिन्स एट्सेट्रा, तो वहाँ पर प्रिवलेंस जो है वो अफ्रीका एंड मेडिटेरेनियन रीजन में ज़्यादा देखने के लिए लिखा गया है. अब ऐसा क्यों है, तो वही इसका कॉज होता है कि वहाँ पे प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम ज़्यादा प्रिवेलेंट है, और थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया एंड हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, दिस डिसीजेज एक्चुअली ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी मलेरिया, देयरफॉर उसका प्रिवेलेंस वहाँ पर ज़्यादा होता है ना. अगर हम इंडियन ऑथर की बुक की बात करें लाइक घई एट्सेट्रा, तो इंडिया में सिकल सेल एनीमिया का प्रिवलेंस सेंट्रल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. मध्य प्रदेश में स्पेशली हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया में काफ़ी ज़्यादा सिकल के केसेस देखे जाते हैं. नीचे देखें तो इधर कर्नाटका एंड तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, और आसाम में भी सिकल सेल एनीमिया काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैथोलॉजी पोर्शन. सो पैथोजिनेसिस, पैथोजिनेसिस में हमें पहले पता होना चाहिए कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितने टाइप का होता है. ओके, तो एक हीमोग्लोबिन होता है. अब हीमोग्लोबिन की टोटल 4 साइड चेन्स होती हैं, अल्फा 2 और 2 बीटा. ओके, तो इस तरह से अल्फा 2 एंड बीटा 2, दिस इज नॉर्मल HbA अडल्ट हीमोग्लोबिन. ओके, सो ये सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है. इसके बाद सेकंड नंबर पे अडल्ट में आता है अल्फा 2 डेल्टा 2, जिसमें बीटा चेन की जगह डेल्टा चेन है, ये इसे HbA2 कहते हैं. ओके, इसका जो है प्रपोर्शन वो काफ़ी कम होता है. देन कम्स दी HbF, F स्टैंड फॉर दी फीटल, या इसकी में जो बीटा चेन्स हैं उसकी जगह पे होती है गामा चेन. तो इट इज़ अल्फा 2 गामा 2 हियर. गामा इसे याद कैसे रखेंगे, गामा माँ है ना, तो फीटस को जो माँ से मिल रहा है दैट इज गामा 2, इसलिए इसे HbF में अल्फा 2 गामा 2 होगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सिकल सेल एनीमिया, इसका म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसमें इसको याद रखना है आपको, E6V. ओके, E स्टैंड फॉर दी ग्लूटामेट. ग्लूटामेट की जो प्लेस है बीटा चेन पर 6th पोजीशन पर, उसकी जगह पे वेलाइन आ जाता है, और वेलाइन यहाँ पे विलन है. ओके, ऐसे याद रखना है अपने को कि वेलाइन आ गया है जो कि विलन है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, और जब अब जो हीमोग्लोबिन बनता है उसे HbS कहा जाता है. ठीक है. अब कुछ एक्स्ट्रा एज की बात कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ होती है, अगर मान लीजिए ग्लूटामेट की जगह लाइसिन आ गया तो क्या, तो ये भी एक डिसीज़ बनाता है जिसे बोलते हैं HbC डिसीज़. ओके, ये कंपेरेटिवली सिकल सेल एनीमिया से माइल्ड होता है. नाउ सीक्वेंस ऑफ सीवियरिटी, अब ये कई MCQ एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि बताइए सिकल सेल और HbC, इनके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अलग अलग हीमोग्लोबिन बन सकते हैं, तो उसमें सीवियरिटी का सीक्वेंस क्या होगा. तो इट इज़ सो ऑब्वियस दैट HB जो होमोजाइगस है ये सबसे ज़्यादा सीवियर होगा, HbSS. देन अगर HbS एंड उसके साथ में HbC भी प्रेजेंट है, HbSC, इसकी सीवियरिटी सेकंड नंबर पे आएगी. अगर एक अडल्ट का नॉर्मल प्रोपोर्शन प्रेजेंट है तो इसकी सीवियरिटी और कम हो जाती है, HbSA. एंड अगर फीटस का प्रोपोर्शन प्रेजेंट होता है, यानी फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो सीवियरिटी लिस्ट होती है इनके अमाउंट. ऐसा क्यों, क्योंकि जो फीटल हीमोग्लोबिन है इट डिक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ सिकलिंग. ओके, इसे और डिटेल में हम बात करेंगे. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब देखिए, ये आपका HbS है,
HbS जिसमें अल्फा टू बीटा टू है। ओके, अब जब तक है ना HbS होता है तो इसमें अभी ऑक्सीजनेटेड है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड होता है इट पॉलीमराइजेस एंड मेक्स इनसॉल्युबल निडल लाइक क्रिस्टल्स। ओके, तो वो पॉलीमराइज करता है और उसके निडल लाइक क्रिस्टल्स बनते हैं जो फिर नीचे जाके मेम्ब्रेन में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो आरबीसी का शेप है वो सिकल लाइक हो जाता है। ओके, इस वीडियो में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये नॉर्मल आरबीसीज जो है यहाँ पे आपकी बाइकॉन्केव ये फ्लो हो रही है, पर देखिए सिक्कल्ड आरबीसी दे हैव टेंडेंसी, ये रही सिक्कल्ड आरबीसी, ओके, दे हैव टेंडेंसी टू ऑक्लूड दिस स्मॉल वेस्कुलेचर ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन, एंड माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन इज स्पेशली सीन इन द ऑर्गन्स विच आर heavily rich in microvessels like spleen or the bone marrow. Okay, अब इससे क्या होगा ये देखते हैं। अगर माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन के रिपीटेड एपिसोड हो रहे हैं तो उसकी वजह से स्प्लीन में इन्फेक्शन एंड फाइब्रोसिस के रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं और फाइनली स्प्लीन खत्म हो जाती है, दैट इज ऑटोस्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू फाइट अगेंस्ट द कैप्सुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उनको मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कैप्सुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। सो इन अ पेशेंट विद स्प्लीनेक्टोमी और वी शुड से ऑटोस्प्लीनेक्टोमी देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैप्सुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। ओके, वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जो वेसल्स हैं वो ऑक्लूड हो रही हैं, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है दैट कॉजेस वेरियस सिम्टम्स। लेट्स सी फर्स्ट कि ऐसा होता क्यों है। सो इट इज प्रेसिपिटेटेड बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन प्रमोट्स सिकलिंग, infection and acidosis, this both also promotes the sickling, okay, and they precipitate vaso-occlusive crisis. The number one we are interested in is पेनफुल बोन क्राइसिस। मोस्टली जो है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो नॉन सिकल के केसेस होते हैं वो रिपीटेडली एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में विद दिस डेक्टाइलाइटिस एंड हैंड फुट माउथ डिसीज। ओके, देन अ प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट में प्रेजेंट विद स्ट्रोक लाइक इलनेस। ओके, तो वैसो ऑक्लूजन की वजह से ऑब्वियसली स्ट्रोक भी हो सकता है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और मे बी द अडल्ट वन में प्रेजेंट विद द एक्यूट ऑनसेट डिस्निया अलॉन्ग विद चेस्ट पेन। क्रॉनिक लेग अल्सर विच आर नॉन हीलिंग। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इश्चीमिया होता है दैट कैन कॉज द गैंग्रीन एंड देन दिस अल्सर्स विच डू नॉट हील। नेक्स्ट वन इज द प्रिएपिज्म। प्रिएपिज्म क्या होता है? प्रोलॉन्ग इरेक्शन, ओके, विदाउट एनी सेक्सुअल अराउजल। Now next one is the aplastic crisis. Aplastic crisis is sudden worsening of the anemia. It is usually precipitated by the parvovirus infection, parvovirus B19. Next one is the sequestration crisis. This is a little important. That sequestration crisis किस में होती है? ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे ऑटोस्प्लीनेक्टोमी नहीं हुई है, ओके, इंटैक्ट स्प्लीन होना चाहिए। तो स्प्लीन के अंदर सिक्कल्ड आरबीसीज की टेंडेंसी होती है कि वो वहाँ पे सिक्वेस्टर्ड होने लगती है एंड देन इट कम एज एन इमरजेंसी एक्यूट एब्डोमेन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस पोर्शन। नाउ लेट्स सी 3 कंसेप्ट्स। द नंबर 1 इज बीटा चेन। बीटा चेन, अब देखो हीमोग्लोबिन की 2 चेन है, अल्फा चेन एंड द बीटा चेन। जो अल्फा चेन होती है, 2 अल्फा चेन है आपकी, इट इज कोडेड बाय 2 जीन। तो अगर एक क्रोमोसोम पे 2 जीन है तो उसकी वजह से अल्फा चेन के लिए टोटल 4 जीन होते हैं, जबकि बीटा चेन के लिए सिर्फ 1 जीन है और हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए बीटा चेन के लिए हमारे पास टोटल 2 सेट्स में जीन हो जाएंगे। ओके, तो यही बात है यहाँ पर कि बीटा चेन हैज़ अ सिंगल जीन और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, 2 बीटा हैं, दोनों नॉर्मल हैं, अगर तो नॉर्मल अलील है, अल्फा टू बीटा टू के लिए कोड करता है, नो नीड टू वरी, ये तो नॉर्मल है। एक अब अगर होता है कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम से जो आया है बीटा जीन, बीटा के लिए जीन, वो तो नॉर्मल है, पर दूसरा बीटा एस है, यानी कि ये अफेक्टेड है। सो इसमें क्या होगा, 50% हीमोग्लोबिन जो है वो अल्फा टू बीटा टू होगा, डेट विल बी नॉर्मल, बट द रिमेनिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी HbS, अल्फा टू बीटा टू एस, दैट इज अफेक्टेड। दिस इज नोन एज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, अब हेटेरोजाइगस कंडीशन की ब्यूटी क्या है कि इसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना, अल्फा टू बीटा टू, इट एक्चुअली इंटरफियर विद द सिकलिंग ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। रीज़न के ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए
दिस पेशेंट्स हैव इन मतलब बेटर आउटकम ओके। अब यही जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस विद द पॉलीमराइजेशन ऑफ द एचबीएस, ये और ज़्यादा स्ट्रांगली देखने के लिए मिलता है एचबीएफ के साथ, जो फीटल हीमोग्लोबिन अगर अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है अडल्ट में या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया, दो चीज़ें। पहला कि ऐसे जो इन्फेंट्स हैं 6 मंथ ऑफ एज तक जिनमें एचबीएफ के लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं फ्रॉम द फीटल लाइफ, तो फिर उनमें ये डिसीज़ नहीं देखने के लिए मिलती अप टू 6 मंथ ऑफ एज। फिर जैसे जैसे उनका फीटल हीमोग्लोबिन कम होते जाता है, यू मे सी द क्लिनिकल फीचर्स ओके। सेकंड चीज़ हमें क्या इससे हमें समझ में आई कि हमें ऐसी कोई मेजिकल ड्रग ढूंढना होगी जिसकी वजह से अडल्ट में भी एचबीएफ के लेवल ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सके, ताकि उसमें भी वेसो ऑक्लूसिव एंड दिस सिकलिंग क्राइसिस को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है। द थर्ड वन वेरी सिंपल ओके, बीटा एस दोनों ही अफेक्टेड है, वर्स्ट कंडीशन है, सारे की सारा हीमोग्लोबिन जो है वो एचबीएस के फॉर्म में होगा, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। कंसेप्ट नंबर 2, सिकल सेल एनीमिया एंड द MCHC ओके। MCHC क्या होता है, बेसिकली एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है ना, उसको MCHC आपका बता रहा है। अब समझिए इस चीज़ को, अगर एक सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट की आरबीसी है जिसमें सारा की सारा HbS भरा हुआ है, अब इसमें जितना ज़्यादा सिक्कल्ड हीमोग्लोबिन होगा, यानी जितना ज़्यादा MCHC होगा, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी मतलब उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो उतने ज़्यादा चांसेस है कि हीमोग्लोबिन के पॉलीमराइजेशन के और निडल लाइक क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे, तो देट विल कॉज मोर एंड मोर टेंडेंसी ऑफ सिकलिंग ओके। देयरफॉर और अब MCHC बढ़ कैसे सकता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा किसी सेल में, ठीक है। तो वो रिलेटिवली बढ़ता है, जब डिहाइड्रेशन होगा सारा की सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो उसकी वजह से रिलेटिवली हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इनसाइड द आरबीसी विल इंक्रीज। सो सच कंडीशन विच इंक्रीजेस द MCHC, डेट इज डिहाइड्रेशन, विल इंक्रीज द सिकलिंग। वेयर एज सम कंडीशन जैसे कि थैलेसीमिया, जिसमें अल्फा चेन या बीटा चेन ही नहीं बन रही है, तो रिलेटिवली हीमोग्लोबिन का अमाउंट ही कम हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनमें सिकल सेल एनीमिया के साथ थैलेसीमिया है, दे हैव अ रिलेटिवली लोअर टेंडेंसी ऑफ अंडरगोइंग सिकलिंग ओके। सो MCHC low, example thalassemia, and they will have a lesser tendency to undergo sickling. So sickling tendency is directly proportional to MCHC okay। ये थैलेसीमिया वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर 3, दैट इज द pH। जब भी pH कम होता है ना, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन ऑल्सो रिड्यूसेस। तो अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो रही है हीमोग्लोबिन के लिए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। ऊपर पैथोजेनेसिस में हमने देखा था कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन अगर होता है तो उसकी सिकलिंग की टेंडेंसी होती है, तो ऑब्वियसली रिड्यूस पीएच यानी कि एसिडोसिस की कंडीशंस में सिकलिंग ज़्यादा होगी। जैसे कि कोई सिकल का बच्चा है और उसको साथ में डायबिटीज़ भी है, अगर वो DKA में जाता है तो ऑब्वियसली उसकी रेड ब्लड सेल है, दे विल अंडरगो सिकलिंग ओके। Coming to the fourth concept, which is minor, not very much important, but still we should know. डिप्लीशन ऑफ NO बाय फ्री हीमोग्लोबिन। अब देखो, अगर सिकलिंग हो रही है, आगे पैथोजेनेसिस में देखेंगे कि ये जो सिक्कल्ड आरबीसीज होती है ना, दे हैव टेंडेंसी टू हीमोलाइज द अदर नॉर्मल आरबीसीज टू ओके। तो सिकल सेल एनीमिया प्रेजेंट एज हीमोलिटिक एनीमिया। अब हीमोलिसिस हो रहा है, फ्री हीमोग्लोबिन बाहर निकल रहा है सर्कुलेशन में, दिस फ्री हीमोग्लोबिन हैव टेंडेंसी टू बाइंड विद द फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड ओके। तो जब वो NO से बाइंड करता है, तो NO की नॉर्मल क्या फंक्शन होता है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ना, उनमें वैसो डायलेशन कराने का NO का फंक्शन होता है। सारा की सारा अगर हीमोग्लोबिन ने उससे सिक्वेस्टर कर लिया, अब अवेलेबल है ही नहीं अगर फ्री NO, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको रिलेटिवली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट विल एक्सेंचुएट योर वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। ये रॉबिन से फ्लो चार्ट लिया है, ठीक है, समरी है छोटी सी, समझने की कोशिश करते हैं। जब तक HbA था कोई टेंशन की बात नहीं थी, ठीक है। जैसे ही कोई पॉइंट म्यूटेशन हुआ E6V बीटा चेन ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो HbS बन रहा है
ये एस बी एस में अभी आरबीसी में है तब तक तो ठीक है बाइकॉन्केव, लेकिन जैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन हुआ, सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट टेकिंग प्लेस, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम एंड द इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम एंड वाटर दैट causes the relative dehydration also. Okay, this if this is extensive, then it will cause extensive membrane damage, and that will cause irreversibly sickled RBC, and that causes hemolysis. Whereas if it is not very much extensive and oxygenation occurs soon, then they will regain their normal biconcave shape. Now if deoxygenation again come, then फिर से उसकी सिकलिंग होगी और माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन के एपिसोड्स भी देखने के लिए मिलेंगे. एडिशनल साइकिल ऑफ डीऑक्सीजनेशन विल लीड टू सिकलिंग. तो ये जो है एक विशियस फिनोमिना चलता रहता है ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन का. ओके, नाउ लेट्स सी दी मॉर्फोलॉजी. ओके, सो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में अगर लो पावर व्यू देखते हैं, यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, दिस ऑल आर दी आरबीसीज. ओके, ये रेड रेड सब आरबीसीज हैं. इसमें ये देखिए, ये जो इलोंगेटेड हैं, ये देखिए ये सिक्कल शेप्ड हैं, दिस आर द सिक्कल सेल्स. ओके, ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया. these are the neutrophils. तो यहाँ पे मेनली आप सिक्कल सेल्स को ही अप्रिशिएट कर सकते हैं. अब इसका अगर हाई पावर हाई मैग्निफिकेशन व्यू देखें हम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दिज आर द सिक्कल सेल्स. ओके, दिज आर द सिक्कल आरबीसी. और उसके अलावा हाँ, इस आरबीसी को देखिए. नॉर्मल आरबीसी में क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल पेलार देखने के लिए मिलता है आपको. यहाँ पे सेंट्रल पेलार के बीच में अगेन रेडनेस देखने के लिए मिलता है. दीज आर दी टारगेट सेल्स. ओके, टारगेट क्या बोलते हैं, जिसमें अपना वो होता है ना टारगेट, जिस पे हमें निशाना मारना होता है, तो उसमें ऐसे ही होते हैं, सर्कल्स होते हैं, सर्कल सर्कल सर्कल. तो ऐसे ये भी एक टारगेट बनता हुआ है. इसको बुल आई भी बोलते हैं. ओके, ठीक है. तो अगर डिटेल की बात करें हम, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में आपको देखने के लिए मिलता है रेटिकुलोसाइटोसिस अलॉन्ग विद द टारगेट सेल्स, एंड यू कैन अप्रिशिएट दी हॉवेल जोली बॉडीज. अब हॉवेल जोली बॉडीज समझिए क्या होता है. दिस आर दी रेमनेंट ऑफ द डीएनए. एक आरबीसी जो होती है उसमें कितने न्यूक्लियस होगा, जो इमेच्योर आरबीसी होती है एक न्यूक्लियस होता है. अब जनरली तो उसको क्या होता है, डिसअपियर हो जाना चाहिए जैसे इमेच्योर होती है आरबीसी, पर कभी कभी वो नहीं होता डिसअपियर, तो इट प्रेजेंट एज अ रेमनेंट जो कि बेसोफिलिक होगा. ऑब्वियसली डीएनए रेमनेंट है, ठीक है. दीज आर नोन एज हॉवेल जोली बॉडीज. अब नॉर्मल पेशेंट में, मतलब हमारे अंदर भी ये हो सकते हैं प्रेजेंट, लेकिन क्या होता है, अगर स्प्लीन इंटैक्ट है तो स्प्लीन उनको स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उनको खा जाती हैं. पर यहाँ पे क्या होता है, हमारा पेशेंट ऑटोस्प्लीनेक्टोमी है, यानी एस्प्लीनिया, स्प्लीन नहीं है. सो नाउ यू कैन अप्रिशिएट दिस बॉडीज. ओके, एंड दे आर शोइंग व्हाट, दे आर शोइंग इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस. ठीक है, तो नॉर्मली नहीं देखने के लिए मिलती है. अगर कहीं पे भी इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, जैसे थैलेसीमिया में भी होता है, पर थैलेसीमिया के पेशेंट में क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगा, थैलेसीमिया के पेशेंट में इसलिए नहीं देखने के लिए मिलता है क्योंकि उसमें स्प्लीन मोस्टली इंटैक्ट होती है. पर हाँ, अगर स्प्लीनेक्टोमी का पेशेंट है तो ऑब्वियसली थैलेसीमिया में भी आपको हॉवेल जोली बॉडीज देखने के लिए मिल सकती है. So these are the dark spherical basophilic DNA remnant, single, normally removed by the spleen, and that signify the ineffective erythropoiesis. यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, these blue dots, these are the हॉवेल जोली बॉडीज. अब क्या होता है, इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है तो कंपनसेटरी इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया होता है. बोन मैरो को बोला जाता है कि भाई साहब कुछ करो, ठीक है. तो बोन मैरो क्या करती है, जो बोन के अंदर प्रेजेंट है, तो वो बोन का इरोजन कॉज कर, मतलब बोन का इरोजन होता है ताकि बोन मैरो को एक्सपांड किया जा सके. पर इसकी वजह से हमें सेकेंडरी न्यूबोर्न फॉर्मेशन भी होता है, एंड डेट कॉजेज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्रोमिनेंट चिक बोन्स, और एक्सरे ऑफ स्कल पे अपने को क्री कट अपीयरेंस मिलता है. इसको हम चिपमंक फेसिस भी बोल सकते हैं, पर इट मोर सिग्निफाइज टुवर्ड्स दी थैलीसीमिया. ओके, सिकल सेल में इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस टर्म को यूज़ नहीं करते, बट हाँ ऑब्वियसली यू कैन सी द फीचर्स. तो इस टाइप का होता है हमारा चिपमंक फेसिस. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. अभी पहले बात करा हिमोलाइटिक एनीमिया है, तो ऑब्वियसली हिमोलाइटिक एनीमिया है, इसलिए बिलीरुबिन बिलीवर्डिन इंक्रीज होंगे, एंड दैट विल कॉज जॉइंडिस. और वही बाइल पिगमेंट्स की वजह से ही जो है हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन, दैट विल आल्सो कॉज द गॉल स्टोन फॉर्मेशन. वैसे ऑक्लूसिव क्राइसिस एंड पेन क्राइसिस को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं.
नाउ कमिंग टू डायग्नोसिस पोर्शन। अब अगर हम इस सिकल सेल के पेशेंट की अगर पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको सिकल्ड रेड ब्लड सेल देखने के लिए मिले, क्योंकि उसमें क्या कंडीशन थी, हीमोग्लोबिन शुड बी डीऑक्सीजनेटेड टू अंडरगो सिकलिंग। तो हम यहाँ लेबोरेटरी कंडीशंस में मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं, दैट ईट ऑल दी ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन खत्म हो गया, नाउ हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं और वैसे ही सिकलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो आप माइक्रोस्कोप पे आप इजीली सिकल्ड रेड ब्लड सेल देख सकते हो। ओके, सेकंड आप हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो यू कैन मेक डायग्नोसिस बाय हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस पे HbC HbS अलग अलग हीमोग्लोबिन को अलग अलग हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। सेल फ्री फीटल डीएनए। ओके, सेल फ्री फीटल डीएनए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट मोडेलिटी है जो प्री नेटल डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके ब्लड से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या फीटस में सिकल सेल एनीमिया है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रीटमेंट। ओके, हमने क्या बात की थी, हमको एक मैजिकल ड्रग चाहिए थी जो बॉडी में HbF के लेवल को बढ़ाए रखे। ओके, तो हमें ये मैजिकल ड्रग मिली, दैट इज द हाइड्रोक्सी यूरिया, दैट इंक्रीजेज द HbF लेवल एंड ऑल्सो एक्ट एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, सेकंड देखें तो हिमेटोपोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पे है ही सही, मे बी अब है ना पोटेंशियल क्योर। सो thank you so much for watching the video, and please subscribe if you not have done yet. Thank you so much.